हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। तो उस सिचुएशन पे अ, क्या सेल किया जाना सही है उस प्रॉपर्टी का, या उस प्रॉपर्टी को खरीदा जा सकता है जब डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में? और अगर किया जा सकता है ऐसा, तो उसके और कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या परिणाम होंगे। तो हम उस पर डिस्कस करेंगे आज कि कितना सही रहेगा जिस जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको खरीदना या बेचना। तो उसके लिए देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक सेक्शन है 52। वो सेक्शन 52 ये बताती है कि अब डिस्प्ले भी होगी, और मैं आपको इन शॉर्ट उसका मीनिंग बताता हूँ कि सेक्शन 52 ये कहती है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अचल संपत्ति की, तो अगर वो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट चल रहा है और कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ताकि वो जो दूसरी पार्टी है उसका कोई भी राइट अफेक्ट करे। तो इसका मतलब यह है कि 52 जो सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, वो पूरा बैन नहीं लगाती है कि अगर मैटर डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में तो आप बेच नहीं सकते या आप खरीद नहीं सकते। बट वो जो सेक्शन कहती है वो ये कहती है कि अगर आप खरीद लीजिए, बेच लीजिए, डिस्प्यूट चल रहा है, आपकी नॉलेज में है, तो अगर वो तो सही है आपने खरीद लिया, लेकिन अगर जो कोर्ट का डिसीजन आएगा तो जो फाइनल डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग राइट्स जो हैं वो डिसाइड होंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस भी कहते हैं। ये टर्म लैटिन टर्म है लिस पेंडेंस, और इसका मतलब लिस का मतलब होता है वाद, और पेंडेंस का मतलब पेंडिंग। तो अगर कोई इसलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस कहा जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पेंडिंग है कोर्ट में, तो उस ड्यूरेशन में उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सॉरी। अब देखते हैं इसको एक जजमेंट के थ्रू। बॉम्बे हाई कोर्ट का आज रिसेंट जजमेंट जो है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। उस बॉम्बे हाई कोर्ट में के जजमेंट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई सेवरल लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस करते हुए अपना डिसीजन दिया है। तो उसी के एग्जाम्पल को, फैक्ट्स को हम जल्दी से ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका ओनर है ए। तो अब वो बी जो है उस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है, तो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, सेल एग्रीमेंट, और उसके में कुछ एडवांस दे दिया जाता है और कुछ टर्म्स होते हैं उसके। तो अब उस जब वो बी जो है वो फाइनल अपना उसको परचेज करने के लिए बाकी बैलेंस अमाउंट उसको देकर और रजिस्ट्री करवाना चाहता है, तब वो ए आनाकानी करने लगता है कि मैं अब उसके कई रीजन हो सकते हैं भाई। रीजन हालांकि इस जजमेंट में डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तो लेकिन उसके कई रीजन होते हैं मोस्टली, जैसे कि वैल्यू बढ़ गई प्रॉपर्टी की, तो वो कहते हैं कि भाई एग्रीमेंट में तो नुकसान हो रहा है अब उसके हिसाब से करने को, तो इसलिए वो आनाकानी करने लगता है जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है। तो सॉरी। तो ऐसे ही इसमें ए जो है, जो मालिक था प्रॉपर्टी का, वो आनाकानी करता है, तो बी जो है वो कोर्ट में चला जाता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत, और वो कोर्ट में सिविल सूट फाइल करता है कि, और क्या प्रेयर है उसकी कि भाई ये हमें एक तो सेल एग्रीमेंट को ऑनर करवाया जाए और हमें जो है सेल डीड एग्जीक्यूट करवाई जाए। हम अपने कंप्लीट अपना जो हमारा पार्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, एडवांस ऑलरेडी दे रखा है। तो ये सूट फाइल होता है 86 की। अब आपको वो, आप इसको ध्यान से सुनते रहिएगा डेट्स वगैरह, क्योंकि उससे ये भी पता चलेगा कि कितना टाइम लग जाता है इन सब प्रोसीडिंग्स में। 86 में वो सूट फाइल करते थे, और सूट फाइल करके मैटर पेंडिंग होता है ट्रायल कोर्ट में। तो जो ओनर है ए, वो इन बिटवीन वो प्रॉपर्टी 87 में वो जो है दूसरी पार्टीज को बेच देता है, क्योंकि बड़ी प्रॉपर्टी होती है तो 6-7 पार्टीज को अलग अलग सेल डीड के थ्रू वो सारी प्रॉपर्टी बेच देता है। इधर मैटर चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है। उसके बाद क्या होता है कि 1990 में वो सूट डिक्री हो जाता है
बी के फेवर में, और एक्स पार्टी होता है, क्योंकि वो उसने ओनर ने ये समझा क्योंकि हमने तो प्रॉपर्टी बेच ही दी है, वो खत्म हो गया मामला, हमारे अब कोर्ट में चलता रहे तो चलता रहे, हमें क्या करना। तो वो तो इस तरह से लेते हैं भाई, होता ही है। तो जब अब वो जो है बीन के फेवर में डिक्री हो गई, कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि भाई सेल डीड ए के लिए कि या तो वो सेल डीड करे, और अगर नहीं करता है इनके फेवर में तो कोर्ट जो है अपॉइंट कर देगा कमिश्नर, और वो जो है वो सेल डीड करवाएगा बी के फेवर में। अब वो जब वो एप्लीकेशन वगैरह और परसू किया जाता है फर्दर, तो वो तो करता नहीं है। ये जो ओनर है प्रॉपर्टी का था, उसने तो बेच दी थी 87 में, 90 में ये ऑर्डर आ रहा है। तो बी क्या करता है, फिर एप्लीकेशन लगाता है एग्जीक्यूशन की, तो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाता है जो ऑर्डर हुआ है उसके फेवर में। तो फिर वो कोर्ट जो है कमिश्नर अपॉइंट कर देता है, और कमिश्नर जो है वो उसके फेवर में, बी के फेवर में सेल डीड करवा देता है। अब क्या हुआ कि इन बिटवीन ये 93 में वो सेल डीड भी हो गई बी के फेवर में, लेकिन अभी पोजीशन तो आया नहीं। तो पोजीशन के लिए फिर वो एप्लीकेशन भी डालता है कि अब हमें पोजीशन दिलवाया जाए, पीसफुल पोजीशन दिलवाया जाए। तब वो जो है 90, तब तक 95 आ जाता है, ईयर 95। तो जो उस समय उसके वो प्रॉपर्टी के ओनर थे, परचेजर जिन्होंने परचेज किया, वो ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं कि जी हमने तो 95 में ये प्रॉपर्टी परचेज की है, और हमें तो पार्टी बनाया नहीं गया, इसलिए ये डिक्री जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। मतलब उस डिक्री जो डिसीजन कोर्ट का था कि भाई बी का प्रॉपर्टी सेल डीड करा दी जाए और उसको पोजीशन दिलवा दी जाए, वो जो है एग्जीक्यूट होने लायक नहीं है, ये उनका कहना है। और ये एप्लीकेशन डालते हैं वो जो माल इस एट प्रेजेंट 95 में मालिक थे और पोजीशन में थे उस प्रॉपर्टी के। कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। कोर्ट कहता है कि सेक्शन 52 अब लाइट में आती है कि सेक्शन 52 में ये कहा गया है क्लियरली कि वो जब कोई सूट पेंडिंग है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो आप कोई भी जो है जो मालिक है प्रॉपर्टी का, वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है ताकि जो दूसरी पार्टी है उसके किसी भी तरीके के राइट का हनन हो। तो इसलिए आपका जो राइट है उन्हीं के राइट से निकल के आया है। अच्छा, हुआ क्या था, जिसने वो जो ए था उसने जो प्रॉपर्टी बेची 87 में, जिसको उसने 95 में इनको बेच दी, तो ये तो और स्ट्रेंजर हो गए। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, सेक्शन 52 में क्लियर कट फाइंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ जजमेंट्स में ये होल्ड किया है कि सेक्शन 52 में अगर की जो लिस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है कि अगर सूट के पेंडेंसी के दौरान जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, तो उसमें जो भी ओनर है फर्दर, वो सब उसके राइट इसी कोर्ट के फाइनल डिक्री पे, डिसीजन पे डिपेंड करेंगे। तो मामला चलते हुए अब हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट ने भी इन लेंथ उसको सुना, और उसको सुन के और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स के बेस पे उन्होंने ये कहा कि जो है, मैं रिलेवेंट पोर्शन पढ़ भी देता हूँ फिर आपको बताता हूँ शॉर्ट में। दस एज पर द सेटल्ड लीगल पोजीशन कंसर्निंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस as provided by section 52 of the TP Act, the decision of court in a suit in the cases covered by section 52 are not only binding on the litigating parties but also those who derived the title pendente light। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 52 के तहत जो डिसीजन ऑफ कोर्ट का आता है, कोर्ट का जो डिसीजन जो भी आता है, जो अगर पेंडिंग है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जिसका ट्रांसफर कर दिया गया, तो उससे केवल वो पार्टीज बाइंडिंग नहीं होती हैं जो कोर्ट में केस लड़ रही थी, बल्कि वो पार्टी भी बाइंडिंग होती हैं उस डिसीजन से जिन्होंने उस सूट के पेंडेंसी के दौरान उसको परचेज किया। ठीक है, तो वो भी ये क्लियर कट है। It is also clear that Section 52 does not annul the conveyance in favor of the transferee pendente light, but to render it subservient, that is subject to the rights of the parties to a litigation। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन 52 बैन नहीं करती है ट्रांसफर को, कि आप ट्रांसफर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट कर ही नहीं सकते प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी का जिसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी राइट्स होंगे फर्दर वो सब उस डिसीजन, उस कोर्ट में जो पेंडिंग है सूट उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसका जो आउटकम होगा उस पे डिपेंड करेंगे। अब इन शॉर्ट जैसे समझ लेते इसी में
अब ए के फेवर में अगर हो जाता तब तो वो सारी जो चेन थी कि 87 में जिसको बेचा फिर उसने इनको बेच दिया जो आप प्रेजेंट में ओनर थे, वो सब चेन बनी रह जाती। लेकिन अगर उन्होंने कोर्ट ने जैसे बी के फेवर में डिसीजन दे दिया तो फिर बी का जो फेवर में डिसीजन आया तो उसको माना जाएगा। तो कोर्ट ने कहा it is also clear that decree for specific performance of a contract can be enforced against the person who claims under the defendant and title acquired subsequent to the contract. Thus, it is clear that as per the settled legal position, even the decree of specific performance is binding on transferee pendent allied, and the said decree does not annul the said transaction entered into during the pendency of the suit, but the same is subservient to the rights of the parties to a litigation. तो ये कोर्ट ने कहा कि ये स्टैब्लिश है कि सेक्शन 52 के तहत कि हालांकि ट्रांसफर को बैन नहीं किया गया है, लेकिन जो भी पार्टी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको परचेज कर लेती है तो वो उसके राइट उस डिसीजन पे डिपेंड करेंगे जो कोर्ट के थ्रू आएगा। तो इसको कहते हुए उन्होंने उसको खाली करने के ऑर्डर किए उस प्रॉपर्टी को बी के फेवर में। अब ये तो ये रहा। तो अब हमारा जो आज का क्वेश्चन मेन टॉपिक है कि भाई क्या खरीदना चाहिए उस प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड को। तो देखिए हम जो जैसे कि अभी डिसीजन अभी इस मामले में अभी आज 25 में ये 86 में स्टार्ट हुआ था ये डिस्प्यूट और 25 आ गई, लेकिन ये बात सही है कि बी को के फेवर में ऑर्डर है, लेकिन इतने सालों में अभी तक उसे पोजीशन नहीं मिला है, ये बात हो गई। लेकिन दूसरी बात जहां जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है चाहे जानते हुए चाहे अनजाने में, तो उन्हें खाली तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अभी हाई कोर्ट से डिसीजन आया है, इस डिसीजन के दौरान लास्ट में उन्होंने प्रेयर की जो ये वो वाली पार्टी थी जो इस समय काबिज है उस प्रॉपर्टी पे कि हमें कुछ टाइम दे दिया जाए, हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस 3 महीने का स्टे दे दिया कि आप जा सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामला आ जाएगा, लेकिन वही कि तलवार तो लटक रही है और खाली करना पड़ेगा अगर फेवर में नहीं आया तो। और जो ये सेक्शन 52 है ये एकदम क्लियर है, ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि भाई ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट और प्रोसीडिंग आप जो है उस किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते जिसके रिगार्डिंग वो सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग है, जब तक कि वो फाइनल डिसीजन ना हो जाए। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर जो भी नया ओनर होगा वो सबके राइट उस डिसीजन पे डिपेंड करेंगे जो कोर्ट देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमेशा परचेज करने से पहले आप ये पूरी जानकारी लें, पूरी चेन लें, और जो ओनर है जिससे आप परचेज कर रहे हैं उससे मेरा सजेशन है कि आप एक सर्टिफिकेट भी लें साथ में कि भाई इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, ताकि अगर बाद में कोई ऐसी बात निकल के आती है तो आप कम से कम उससे रिकवर कर सके अपना अमाउंट, हार्ड अर्न मनी जो आपने उसको परचेज करने में लगाया है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। फिर मिलते हैं, नमस्कार।